हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आप सबके सामने रिदा सी दी गई। आज हम बात करते हैं नया दिन नए टॉपिक के साथ। कल हमने 4.3 पढ़ा था। हमने इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की 4 यूनिट का 4.3 कल हमने कवर किया था। आज हम बात करते हैं 4.4 यूनिट इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की 4 यूनिट की 4.4। क्या लिखा है? रोल ऑफ पेरेंट्स, कम्युनिटी, CECEC तथा अदर स्टेक होल्डर्स इन अर्ली इंटरवेंशन एज पर RPWD एक्ट 2016 एंड NEP 2020 के अनुसार। ठीक है। यहाँ हमने देखा कि हमारा टॉपिक क्या है। यहाँ पे मालूम कर रखा है रोल पेरेंट, अभिभावकों का, कम्युनिटी, समुदाय का। ठीक है। उसके बाद यहाँ बात कर रखी है अदर स्टॉक होल्डर्स इन अर्ली इंटरवेंशन, CECE एंड अदर जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनका अर्ली इंटरवेंशन या शीघ्र हस्तक्षेप में जो हमारी एक्ट हैं RPWD हो गई, NEP हो गया, इसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या ऐसा दिखाया गया है। सॉरी, यहाँ पे शायद RPWD पूरा नहीं लिखा हुआ, RPWD W मिसिंग हो गया है। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 में आया था, ये वो उसके बारे में यहाँ पे बात कर रही है। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी। देखिए क्या बात करते हैं आगे। यह देखा गया है कि मानसिक बीमारी को दिव्यांगता की क्षति के रूप में शामिल किया गया है। मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति और उनके परिवार की ज़रूरतों को ठीक से उजागर नहीं किया गया है। यहाँ क्या बात कर रहे हैं? जो मानसिक मंदता और मानसिक यहाँ पे बीमारी या मानसिक रूणता की बात कर रही है, मानसिक मंदता की बात नहीं की जा रही। हमने बात करी थी कि जो मानसिक रूणता या मानसिक बीमारी है वो एक बीमारी है जो एक टाइम पीरियड के बाद अगर उसको सही से उसका ट्रीटमेंट मिल जाता है तो उसे क्या होता है, वो ठीक हो सकती है ना, ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि यह देखा गया है कि मानसिक बीमारी को दिव्यांगता की क्षति श्रेणी के रूप में शामिल किया गया है। क्षति नहीं, श्रेणी होगी, सॉरी। ठीक है, श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। किसके हिसाब से? जो हमारा RPWD एक्ट या फिर हमारा हम PWD एक्ट में भी मानसिक मंदता को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं जो मानसिक मंदता वाले व्यक्ति हैं, जो उसके परिवार हैं, उसके अभिभावक हैं, जो उसके फैमिली मेम्बर हैं, उसके माता पिता हैं, जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, जो बच्चे की ज़रूरत होती हैं, किस प्रकार से पेरेंट्स अवेयर होता है, क्या है, जो उनके भी कुछ अपनी ज़रूरतें होती हैं जो सोसाइटी में पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, जो जिनके बच्चे इस तरह के होते हैं, तो उनके जो भी नीड्स हैं उन्हें ठीक प्रकार से उजागर नहीं किया गया, ठीक प्रकार से हाईलाइट करके नहीं बताया गया है। आगे देखें क्या बात करते हैं। मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति को उनकी बीमारी की प्रकृति के कारण विशेष और भिन्न प्रकार के ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। जिन लोगों को मानसिक बीमारी होती है तो उनके क्या क्या कारण होते हैं कि उनकी बीमारी के कारण उन्हें विभिन्न प्रकार की देखभाल की और ध्यान की आवश्यकता होती है। जो उनके ध्यान हो या देखभाल हो, कौन करता है? वो हमारे फैमिली मेम्बर ही ज़्यादातर करते हैं। अधिकतर गंभीर मानसिक वाले लोग जागरूक ना होने के कारण बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे जो लोग अगर मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं और उनकी जो स्थिति है या स्टेज है वो बहुत ज़्यादा सीवियर या गंभीर है, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं होता, जिसके कारण क्या है, उनकी समस्या और बढ़ जाती है। वो समस्या का सामना और बहुत तरीके से करना पड़ता है उन्हें। क्या है, वो किसी तरह के मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें क्या हो गया है। अगर जब तक हम अपनी बीमारी से या अपनी किसी विकलांगता से अवेयर नहीं होंगे तब तक हम उसका क्या है, ट्रीटमेंट संभव ही नहीं है। तो जो इस स्थिति में जो उनके अभिभावक होते हैं, जो उनका परिवार होता है, उन्हें देखभाल सहायता प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाता है। जो उनके पेरेंट्स होते हैं तो क्या है, इस कंडीशन में जो पेशेंट है वो अवेयर नहीं हो सकता, बट जो उनके परिवार है, जो उनके अभिभावक है, क्या है, उन्हें किस प्रकार से बच्चे को अवेयर करना है, जो बच्चे की कंडीशन है उसके बारे में क्या है, जो उन्हें उनकी देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, उन्हें किस प्रकार से अवेयर करने का कार्यक्रम जो भूमिका निभाता है। ठीक है, तो उनके परिवार को हमें क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए और जागरूक करने में अपनी अहम भूमिका में निभानी चाहिए। आगे देखें, RPWD एक्ट 2016, हमने भी ऊपर ही बात करी। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो 2016 में आया था। इस एक्ट के अंदर 21 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल की गई हैं। तो इसी के हिसाब से जो हमारी मानसिक बीमारी है वो भी एक दिव्यांगता की श्रेणी में आती है। भारत के सभी
विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक न्याय, समानता और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। क्या महत्वपूर्ण कदम है? RPWD एक्ट, जो कोई भी बीमारी से या कोई भी दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति है उसको समाज में न्याय मिलना चाहिए, समानता, इक्वेलिटी मिलनी चाहिए, अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। क्या है ये? जो एक समान व्यक्ति, जो एक हम बात करें एक जनरल व्यक्ति की बात करें तो जिस प्रकार से उसको उसके पूरे राइट्स मिलते हैं, इस प्रकार से कोई भी दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति हो उसे भी क्या करना चाहिए, उसको सामाजिक न्याय, समानता और अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन अहम भूमिका निभाते हैं। अतः इस अधिनियम को उच्च स्तर पर क्रियान्वित करके सभी को ईमानदारी पूर्वक कार्य करना चाहिए। जो RPWD एक्ट हमारा आया है, ये हमारा क्या है, जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए, तो जो इसमें जो भी हमारी सरकारी, जो गैर सरकारी जो संगठन है वो सभी कार्य कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इस जो अधिनियम के अनुसार जो भी हमारे उच्च स्तर पर हमें क्रियान्वित करके इन बच्चों के लिए जितना पॉसिबल है उतना हमें भी ईमानदारी पूर्वक इन लोगों के लिए कार्य करना चाहिए। यहाँ बात कर रखी है पर्यावरण और आर्थिक कारकों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा में माता पिता की भागीदारी और भाषा और सामाजिक कौशल जैसे क्षेत्रों में बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। माता पिता की भागीदारी विभिन्न प्रकार की हो सकती है, बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर विभिन्न प्रभाव डाल सकते हैं। इन्होंने बात करी कि अगर किसी भी प्रकार का हम कार्यक्रम का निर्माण करते तो उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें हमें जो शिक्षा में किसी भी प्रकार की है, वो चाहे वो ऑलराउंड, तो माता पिता की क्या है भागीदारी जो है, उनका इन्वॉल्वमेंट जो है पेरेंट्स का, वो बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो बच्चे का किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट है, चाहे वो उनका लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है, सोशल का डेवलपमेंट हो रहा है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, सब में इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन है, हमारी एक फैमिली या फिर हमारा परिवार या माता पिता क्या है, एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। यहाँ बात करूँ, माता पिता की भागीदारी विभिन्न प्रकार की हो सकती है, बच्चों के शैक्षणिक स्तर पर विभिन्न प्रकार डाल सकते हैं। हम बात करते हैं कि अगर हम कहीं पे भी कोई हम सेंटर में या अपने स्कूल में अगर इन बच्चों के ऊपर कोई कार्यक्रम या कोई प्रोग्राम इन बच्चों के लिए हम बनाते हैं, तो बट ऐसा नहीं है कि उस कार्यक्रम को हम एक लिमिटेड टाइम के लिए पूरा कर सकें। अगर हम उसे अपने सेंटर वगैरह के टाइम पे एक लिमिटेड टाइम के लिए बच्चों के साथ फॉलोअप कर रहे हैं, तो उस चीज़ का इतना प्रभाव बच्चे पे नहीं पड़ेगा जब तक हम बच्चे की जो फैमिली है उसको इन्वॉल्व ना करें। अगर बच्चे की फैमिली इस तरह के प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं होती तो बच्चे का क्या है, घर जाके जो उसका रूटीन है, जिसको हम अपने सेंटर पे काम करा रहे हैं, रूटीन में डाल रहे हैं, वो काम बच्चा घर जाके नहीं कर रहा, तो क्या है, बच्चे का रूटीन में वो चीज़ नहीं आ सकती जब तक उसके पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। जब बच्चे के पहले भी हम जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, बच्चे के पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ताकि जो बच्चे को हम यहाँ एक्टिविटी करा रहे हैं या फिर कुछ हम उसे यहाँ सिखा रहे हैं तो घर जाके भी इसी प्रकार से कार्य कर सके। आगे देखिए, माता पिता की भागीदारी से बच्चे को पढ़ाने में मदद, गृह कार्य करने में प्रोत्साहन, अन्य गृह कार्य में प्रोत्साहन तथा अन्य गतिविधि करने में निगरानी एवं सुधार जैसी सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो टीचर हर वक्त बच्चों पे निगरानी करके नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चे के टीचर्स के पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और भी केसेस होते हैं। बट टीचर जो है बच्चे को किस तरह से, बच्चों के पेरेंट्स को अवेयर करता है प्रॉब्लम से बच्चे की, उनको किस तरह से ट्रेन करता है कि अगर पेरेंट्स अगर इस चीज़ से अवेयर हो जाएं तो क्या है, तो इसमें बहुत सारा कि बच्चों को क्या है सहूलत मिल सकती है, उसका बहुत प्रभाव पड़ सकता है बच्चे की कंडीशन को सुधार करने में। उसके गृह कार्य, कुछ घर से हमने कार्य दे दिया, अगर पेरेंट्स पूरा अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं तो बच्चे को क्या हुआ, वहाँ पे प्रोत्साहन मिल गया, उसे गृह कार्य जो कर रहा है उसे अकेला करने की ज़रूरत नहीं, उसके पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व है, तब भी बच्चे को क्या हुआ, उसकी हेल्प हो गई। या अन्य किसी भी प्रकार की एक्टिविटी बच्चा कर रहा है तो अगर पेरेंट्स नज़र रख रहा है तो क्या होगा, इसके साथ बच्चे का जो हमने बच्चे पे प्रोग्राम बना रखा है ना, वो जल्दी बच्चे पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और जल्दी हमें सुधार देखने को मिलेंगे अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ इन्वॉल्व होते हैं हर एक एक्टिविटी के अंदर। आगे देखें, माता पिता की भागीदारी के अन्य बिंदु, यहाँ पे बात कर रखी है कि माता पिता की भागीदारी के अन्य बिंदु कौन कौन थे। तो यहाँ पे 3 प्रकार के बिंदु बता रखे हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। बच्चों की स्कूल आधारित गतिविधि में माता पिता की भागीदारी, जो ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम स्कूल में करते हैं, ठीक है, तो उन एक्टिविटी में हमने बात करी अभी ऊपर ही कि जो भी कार्यक्रम हम प्रोग्राम बच्चों के लिए बना रहे हैं, चाहे वो स्कूल का हो, तो वहाँ पे क्या है, पेरेंट्स की भागीदारी होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो फॉलोअप हम लोग उसे एक स्पेसिफिक टाइम स्कूल या सेंटर पे करा रहे हैं, तो वो उस सेंटर के बाद या स्कूल के बाद वो घर पे भी
इम्प्लीमेंट हो सके। वो किसके ज़रिए इम्प्लीमेंट होगा? वो पेरेंट्स के ज़रिए ही इम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट बात करूँ, घर पर बच्चों की गतिविधि में माता पिता की भागीदारी। कुछ एक्टिविटीज़ स्कूल की होती हैं, देन कुछ अलग से टीचर, जब अब पेरेंट बच्चे के अवेयर हो जाते हैं तो कुछ अदर एक्टिविटीज़ टीचर जो होता है वो घर में भी बच्चों को करने को देता है। अगर पेरेंट जो घर में दी गई एक्टिविटीज़ हैं उसमें पूरा अच्छा इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है तो बच्चे के कुछ ना कुछ देखने में प्रयास में, जो अगर पेरेंट्स कोई अच्छा प्रयास कर रहे हैं तो बच्चे में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बात करें लास्ट, बच्चे की शैक्षणिक गतिविधियों में माता पिता की प्रत्यक्ष भागीदारी। जो बच्चे का एकेडमिक लेवल की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अगर पेरेंट्स उसमें भी इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे तो बच्चे में ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा देखने को मिलेगा। आगे बात करें, माता पिता का सहयोग ना केवल बच्चे के लिए बल्कि प्रत्येक पक्ष के लिए आवश्यक है। जब हम बात करते हैं कि जो किसी भी एक्टिविटी या किसी भी प्रोग्राम में अगर बच्चे के पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो सिर्फ बच्चे के लिए ही अच्छा नहीं है, वो सब प्रत्येक पक्ष के लिए ज़रूरी, चाहे वो टीचर हो फिर अदर जो उनके प्रोग्राम में स्पेशलिस्ट हैं उन सब के लिए। क्योंकि बच्चे का जो अंदर जो इम्प्रूवमेंट है वो जल्दी तेज़ी से आएगा अगर उसके पेरेंट्स उस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो। माता पिता अपने बच्चों के साथ संपर्क बढ़ाते हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, सही ढंग से पालन पोषण करते हैं। जो बच्चे के अभिभावक होते हैं, जो उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब उन्हें पता चलता है, जब तक वो चीज़ों से अवेयर नहीं होते तो उन्हें मालूम नहीं होता कि हमें किस तरह से क्या करना है। जब एक टीचर बच्चे के पेरेंट्स को गाइड करती है तो बच्चे को क्या होता है कि अगर बच्चा अलग अपने वातावरण में रहता है तो उनसे क्या है संपर्क बढ़ाते हैं, उनसे फैमिलियर होना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चे से अधिक संपर्क बढ़ाते हैं, बच्चे से अधिक बातें करते हैं, जो उनकी ज़रूरतें होते हैं उन ज़रूरतों पे ध्यान देते हैं कि भाई बच्चे के अंदर ये कुछ ऑड बिहेवियर है, कुछ अलग बिहेवियर है, उस सब चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और बच्चों को सही ढंग से पालन पोषण करने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखा है दिव्यांगता के प्रति समुदाय की भूमिका, कि हमारी दिव्यांगता के क्षेत्र में जो हमारा समुदाय, हमारा समाज है उसकी क्या भूमिका है। तो दिव्यांगता के प्रति समुदाय के लोगों का बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जो लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं उन रहने वाले लोगों का भी क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका है विकलांगता के क्षेत्र में। क्योंकि जब किसी घर में इस तरह का बच्चा पैदा होता है जो किसी डिसेबिलिटी से ग्रसित होता है तो वो जो हमारी सोसाइटी होती है, सो कॉल्ड सोसाइटी होती है, कुछ मेंबर हमारे उसमें ऐसे होते हैं कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करते सोसाइटी में, उसके पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, उसकी पेरेंट्स को जो उसके पेरेंट्स एक नॉर्मल लाइफ, उन्हें जो उनके हक होते हैं, जो उनके राइट्स हैं, जो उनकी नीड्स हैं वो पूरा नहीं करने देते, जो हमारे समुदाय के कुछ लोग होते हैं। तो क्या है, अगर ये इस समुदाय के लोग अपना जो सही दृष्टिकोण है इन बच्चों के प्रति अगर वो जागरूक होंगे, पहले क्या है वो जागरूक नहीं है इसलिए वो इस तरह के बच्चों को कोई अभिशाप मानते हैं और इनकी जो फैमिली होती है उसे एक्सेप्ट नहीं करते। बट अगर हम लोग इन समुदाय को हम लोग अवेयर करेंगे, कुछ अवेयर प्रोग्राम करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम, तो क्या है ये चीज़ से अवेयर होंगे, इनका दृष्टिकोण जागरूकता के विकास में संभव हो सकता है। इनका क्या है, इनका दृष्टिकोण बढ़ेगा और तभी जब जागरूक हो जाएंगे तो बच्चे के विकास में क्या है ये भी हमारे इन्वॉल्व होकर सहायता प्रदान कर सकते हैं। समुदाय के लोग दिव्यांग बालकों को समाज में उचित सम्मान एवं सामाजिक गतिविधि में उचित स्थान दिलाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। अगर हमारे जो फैमिली है, हमारी जो कम्युनिटी है वो अवेयर हो जाएगी तो क्या है वो इस तरह के बच्चों को और उनकी फैमिली को समाज में बराबर का अधिकार दिलाएगी और अधिकार दिलाने से क्या है बच्चे के अंदर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा, है ना, कि मैं भी अब अपनी सोसाइटी का भाग हूँ तो मैं भी बाकी बच्चों के साथ वो खेलेगा, उनके साथ उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा तो बच्चे के अंदर भी क्या होगी, जो उसके अंदर अपने प्रति हीन भावना, वो हीन भावना ख़त्म हो जाएगी। बात करें, क्या बात कर रखी है आगे, तथा समुदाय विकलांग लोगों के लिए अपनेपन की भावना, सुरक्षा कौशल, अच्छा वातावरण प्रदान करता है। अगर जब हमारा समुदाय अवेयर हो जाता है ऐसे विकलांग बच्चों के लिए तो वो क्या है, जब उसे एक्सेप्ट कर लेगा तो वहाँ पे अपनोपन की भावना, जो उसे कुछ सुरक्षा कौशल सिखाते हैं कि रोड क्रॉस करना, जो उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं, बच्चों किस तरह से हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो इस तरह के कौशल, और उन्हें अच्छा एक वातावरण देते हैं जो सामान्य बच्चों के साथ उन बच्चों को इन्वॉल्वमेंट करता है। एक सहयोगी समुदाय की दिशा में दिव्यांग व्यक्ति को शामिल करने की जिम्मेदारी लेने वाले प्रशिक्षित शिक्षक को प्रदान करना है। समुदाय वाले हमारे कैसे अवेयर होते हैं, वो हमारे शिक्षक जो भी होते हैं, प्रशिक्षित अच्छे शिक्षक होते हैं, वो अगर समुदाय में जाकर समुदाय वाले लोगों को क्या करते हैं, अवेयर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो बच्चे के प्रति हमारे समुदाय के लोगों की जो गलत भावना है वो भावना बदल जाती है और वो बच्चे को सोसाइटी में एक्सेप्ट करने का प्रयास करते हैं।
ये क्या बात कर रखी है, दिव्यांग व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष शिक्षक का अधिक महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिव्यांगता से ग्रसित होते हैं, उन जब बात करे जाते हैं तो इस तरह के बच्चे की तो वो स्पेशल बच्चे कहलाते हैं। तो उन स्पेशल बच्चों को डील करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, विशेष शिक्षक या स्पेशल एजुकेटर की। क्योंकि दिव्यांगता की पहचान एवं प्रशिक्षण प्रदान करने तथा समाज समुदाय को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन किया जाता है। जो हमारे ऐसे स्पेशल बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाने के लिए उनको जो डील किया जाता है वो स्पेशल शिक्षक करता है। और वो स्पेशल शिक्षक क्या है, समुदाय में अवेयरनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चरणीय पार्ट है। क्योंकि ऐसे ही लोग हमारे समुदाय को अवेयर करते हैं और क्योंकि विभिन्न तरह के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों को आयोजन करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, समुदाय में जागरूकता या अवेयरनेस फैलती है। बात करें ईसी, ठीक है, यहाँ बात कर रहे थे हम ECE की। ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन केयर, फुल फॉर्म की बात करें, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पूर्व जन्म से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्यक्रम और प्रावधानों को प्रदर्शित करता है। जो हमारा ECE है, ये कौन से बच्चों के लिए प्रावधान कार्यक्रम का निर्धारण करता है, जो जन्म से लेकर जिनकी आयु 6 वर्ष तक की होती है। जो विकास के सभी क्षेत्र, जिनका विकास होता है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो गामक हो, शारीरिक हो, भावनात्मक हो, है ना, जो हमारा भावनात्मक रचनात्मक जिस तरह के जो बच्चों के इन बच्चों का जो विकास होता है, इस तरह की कुछ क्या है वो पिछड़ा हुआ होता है। तो उन बच्चों की जो भी ज़रूरतें होती हैं उन बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करता है। बाल्यावस्था शिक्षा में क्या होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा की वह प्रक्रिया है जिसमें जन्म से लेकर 8 साल तक के बच्चे औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित हैं। प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के कार्यक्रम न केवल सीखने में प्रोत्साहित करते हैं बल्कि जीवन भर चलने वाली अच्छी आदतों का भी विकास करते हैं। यहाँ बात कर रही है 8 साल तक के ऐसे बच्चों की जो औपचारिक, जो फॉर्मल, देन अनौपचारिक, हमारे इनफॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करते हैं। हम लोग फॉर्मल एजुकेशन उस एजुकेशन को बोलते हैं जो हमें स्कूल या फिर हमारी एक लिमिटेड टाइम में बाउंड्री से प्राप्त हो रही है एजुकेशन। अनौपचारिक या इनफॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हमें हमारे वातावरण से कहीं से भी प्राप्त होती है। इस तरह का कोई भी हम अच्छी आदत सीखते हैं तो हम इनफॉर्मल एजुकेशन बोल सकते हैं। तो प्रारंभिक बचपन की शिक्षा क्या है, न केवल कार्यक्रम, न केवल सीखने में प्रोत्साहित करता है। इस तरह के जो भी हम कार्यक्रमों को निर्माण करते हैं अपने बाल्यावस्था की शिक्षा में, वो बच्चों की जीवन पर्यटन चलती है। कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखा होगा, जो चीज़ें हमने अपने बचपन में सीखी वो हमें आज तक याद हैं। तो क्या है, जो हमारी अच्छी आदतों का निर्माण है वो भी हमारे बाल्यावस्था में ही हुआ है। इसके हम लाभों की बात करते हैं। क्या लाभ है, बच्चों को ऐसा वातावरण प्रदान करना जो विकास के साथ साथ पोषण में भी सहायक होता है। एजुकेशन है ना, कि जो हम लोग बच्चों को, हमें ऐसा वातावरण इसमें प्रदान करना चाहिए जो बच्चे को अधिक पोषण प्रदान कर सके। प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा बालक में बेहतर सामाजिक कौशल, आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि के बहुत लक्ष्य हैं जिससे बालक का सर्वांगीण विकास संभव है। क्या है, जो इस हम एज में, जो हमारा चाइल्डहुड की एज होती है, इस एज में अगर हम बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो बच्चे में क्या सामाजिक कौशल भी हमारी इसी एज में सिखाया जाता है। और बच्चे के अंदर जो हमारा सामाजिक कौशल सीख जाएगा बच्चे, तो उसके अंदर क्या होगा, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट की जो भी हमारी स्टेज होगा वो हमारा बढ़ेगा, जिससे बच्चे का क्या है, ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हमारा ये 4.4 जो हमारी यूनिट थी वो हमारी कंप्लीट हो गई होगी। देन आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। नहीं आती तो आप लोग प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।